दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एपिसोड 21, उन्होंने ही जबरदस्ती किया था। सृष्टि डरते हुए अपने मम्मी को देखते हैं और कहती है, मम्मी वो असल में। अगले ही पल उसकी मम्मी उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और इससे उसके आंखों में आंसू आ जाता है और वह रोते हुए कहती है, मम्मी वो असल में मुझे पता नहीं था ये सब हो जाएगा। उन्होंने कहा था मुझसे शादी करेंगे और मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये बोलते हुए वो रोने लगती है और उसकी मम्मी आसपास दिखती है कि किसी ने सुन तो नहीं लिया है उनकी बातें। उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, चुप रहे, किसी को नहीं पता चलना चाहिए इस बारे में। अगर किसी को पता चल गया तो तुझे भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। गांव वाले, मुझे पता था जब मैंने सुना था कि घर के छोटे पोते आने वाले हैं, मुझे लगा ही था उनका ध्यान तुझ पर चला जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। क्यों मैंने उसे पर तुझे बुला नहीं लिया अपने पास? मेरे ही गलती थी, क्या ही करती, मेरी खुद की हालत सही नहीं था। अगर मैं ध्यान देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बोलते हुए वह अफसोस से एक गहरी सांस लेती है और कहती है, अब तूने गलत कर दिया, बहुत ज्यादा गलत कर दिया। तेरी गलती की वजह से आज हमें ये सब करना पड़ रहा है, हमें यहाँ से भागना पड़ जाएगा। आज तो इतनी ज्यादा मासूम क्यों है? तुम्हारी मासूमियत की वजह से हम मुसीबत में फंसते हैं। तुम्हारी मासूमियत की वजह से तुम्हारे पापा का जान गया और अब खुद का भी जान लेना चाहते हो। आज हम इस बच्चे को गिरा देंगे और उसके बाद हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये सुनकर वो अपने गाल पर हाथ रखकर सर को नामे हिलती है और कहती है, नहीं माँ, मैं नहीं गिराऊंगी मेरे बच्चे को। वो मुझसे प्यार करते हैं, शायद वो अपने काम में बिजी हो गए होंगे, इस वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, पर वो मुझसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। उन्होंने वादा किया था वो मुझसे शादी करेंगे। मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे ये बच्चा चाहिए। उसकी माँ गुस्से से दांत पीस लेती और कहती है, खुद को तो संभाल नहीं सकती, बच्चों को संभालेगी? मुझे तुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे बात नहीं सकता हूँ। मेरा मन कर रहा है तुझे भी जहर खिला दो और खुद भी जहर खा लूँ। तो क्यों नहीं समझ रही है? उसने तेरा इस्तेमाल किया है, उसने तुझे छोड़ दिया है। तेरा इस्तेमाल करके वो मुड़कर नहीं देखेगा तुझे, क्योंकि उसे जो चाहिए था मिल चुका है और वो कभी मुड़कर नहीं देखेगा तुझे। तू क्यों समझ नहीं रही है? मेरी जान, एक ही तो बच्ची है तू मेरी, तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तू मेरा सहारा है और अभी तो खुद बच्ची है तो कैसे बच्चे को संभालेगी? तेरे भलाई के लिए बोल रही हूँ, तेरी माँ हूँ मैं, तुझे अच्छे से जानती हूँ, समझती हूँ तो कितनी मासूम है। तुझे कोई भी आसानी से फंसा सकता है और इसी का ही फायदा लिया है उस राक्षस ने। ये सुनकर वह रोते हुए कहती है, मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उन्होंने मेरा फायदा लिया है, मेरा इस्तेमाल किया है। मुझे तो लग रहा था वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अगर उनकी और मेरी शादी हो जाता है तो वह आपकी भी देखभाल करेगा। मैंने ये बस आपके लिए किया था। उसकी माँ उसकी गाल पर एक और थप्पड़ मार देती है और वह अपने दोनों गाल पर हाथ रखकर रोने लगती है और उसकी माँ कहती है, कुछ मत बोल, चुप कर, हम यहाँ से निकल जाएंगे, आज ही हम यहाँ पर लौटकर नहीं आएंगे। ये बोलकर उसकी मम्मी जल्दी से सामान पैक कर लेती है और फिर अस्पताल में जितना भी पैसा था वो सब चुकता करके वहां से निकाल पड़ते हैं। पर उससे पहले वो अपना और सृष्टि दोनों का ही चेहरा ढक लेती है और रात वाले बस में बैठ जाते हैं और स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। बस में बैठी हुई सृष्टि के दिमाग में सैलाब चल रहा था सवालों का। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी गलती क्या थी कि उसे इतना बड़ा धोखा मिला। उसने तो बस प्यार किया था और उसे धोखा मिल गया। उसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था, उसे पहला प्यार हुआ था और कहते हैं पहला प्यार सच्चा होता है, पर पहला प्यार ने ही उसके साथ खेल खेल और उसका सब कुछ खत्म करने के बाद, उसे पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद उसने छोड़ दिया। उसने उसे इस कदर बर्बाद किया था कि वह किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती है, अपनी माँ को भी नहीं। ये सब सोचते हुए वो अपने आंसुओं को साफ करती है और अपने मम्मी को गले लगाकर उनके सीने पर सर रखकर रोने लगती है। उसकी मम्मी जो आसपास देख रही थी वह उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, सो जा अभी। यह सुनकर वह रोते हुए कहती है, मम्मी मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे समझ जाना चाहिए था। वो फायदा ले रहे हैं मेरा, पर मैं नहीं समझी और मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो चाहते थे अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझसे शादी नहीं करते, वो मुझे छोड़ देते। मैं नहीं चाहती थी यह सब करना, उन्होंने ही जबरदस्ती किया था। ये सुनकर उसकी मां घबराते हुए कहती है, उसने कौन सा अभी तुझे अपनाया है? उसने तुझे अभी भी छोड़ दिया है ना? प्यार प्यार कुछ नहीं होता है, मैंने तुझे पहले भी समझा था पर तू नहीं मानी। मुझे डर लगता था, तेरी इतनी ज्यादा खूबसूरत से जो डर था वही हो गया। उसने नहीं तेरा इस्तेमाल किया, तुझे बदनाम कर दिया, भगवानों उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये बोलते हुए वो अपने आंसू को साफ करती है। इधर ब्रिज पर खड़ा राजवीर अपने सोच में गुम था, तभी एक और गाड़ी आकर रुकता है उसके सामने और उसे गाड़ी में से रेहान उतरता है। रेहान को देखकर वह अपने हाथ में पड़े वाइन के बोतल को मुंह से लगा देता है और पूरा वाइन पी लेता है। इधर रेहान अपने दोनों जेब में हाथ डालकर धीमी कदमों से उसके पास आता है और फिर अपनी गहरी आवाज में बोलता है, क्या हुआ?
ये सुनकर वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, वो असल में 2 साल पहले जब तुम दोनों बिजी हो गए थे, मैं उसने इतना ही कहा था कि रेहान कहता है, सब पता है मुझे, तुम्हें अपने बच्चों को ढूंढना चाहिए। देखो लड़की के साथ क्या करोगे पता नहीं, पर वो बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है ना, वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और उसे नॉर्मल बच्चों के साथ रखना भी खतरे से खाली नहीं होने वाला है। हमें हमारे पहचान को छुपा कर रखना है, भूलो मत। मुझे नहीं पता तुम कैसे ढूंढोगे, पर तुम्हें ढूंढना है और बच्चे को लाना है। ये सुनकर वो सर को नीचे झुकाकर कहता है, मैं ढूंढने की कोशिश किया पर वो मिला ही नहीं, ना तो बच्चा मिला। अभी तो वो 2 साल का हो चुका होगा, शायद बोलना और चलना भी सीख चुका होगा। ये सुनकर रेहान कहता है, भूलो मत, वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो नॉर्मल बच्चों मुकाबले ज्यादा जल्दी गो करेगा और अब तुम्हें ढूंढना है। आज से ही जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढो, तुम्हें देर नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए जल्द से जल्द। ये सुनकर वो परेशान होकर कहता है, पर मैं कैसे ढूंढे उसे, गांव तो मैं नहीं जा सकता हूं ना। ये सुनकर रेहान सीरियस होकर कहता है, तुम्हें गांव चलना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। गांव जाओ और ढूंढो अपने बच्चों को, बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये बोलकर वो उसके हाथ से वाइन का बोतल छीन लेता है और साइड में फेंक देता है और कहता है, ये सब करना बंद करो, आज जाकर ढूंढो। ये सुनकर वो कहता है, ठीक है मैं ढूंढने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो कि 20-21 साल की है, वो एक छोटे बच्चों को अपने गोद में उठाकर अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकने की कोशिश करते हुए जा रही थी। अभी शाम का वक्त है और अंधेरा होना शुरू ही हुआ है। उसे लड़की ने सफेद कुर्ती और सफेद पटियाला पैंट पहना हुआ है और उसके बाल उसने चोटी में बंद कर रखे थे। उसकी खूबसूरत आंखें जिनमें दुनिया जहां की मासूमियत है, वो लड़की बहुत तेजी से जा रही थी। इधर वो बच्चा उसे लड़की के सीने पर सर रखकर अपने छोटे छोटे आंखों से टुकुर टुकुर रास्ते को देख रहा था और उसका दुपट्टा चबा रहा है। लड़की चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और इसी के चलते वह अचानक किसी से टकरा जाती है और नीचे ही गिरने वाली थी कि कोई उसे और बच्चों को पकड़ लेता है और वो लड़की अपने चेहरे को अच्छे से ढककर डरते हुए सामने देखती है। सामने एक आदमी खड़ा था, वो आदमी को देखकर घबराते हुए उसे बच्चों को पकड़ लेती है और जाने लगती है, जिसे देखकर वह आदमी कहता है, कौन हो तुम दोनों और इस जंगल में क्या कर रहे हो इतनी रात को। ये सुनकर वो कुछ बोलने की कोशिश करती है पर डर की वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। इधर वो बच्चा चुपचाप बस देख रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर। इधर वो आदमी उसे लड़की के और करीब आ जाता है और पूछता है, बताओगे क्या कर रहे हो इतनी रात को, और यह कौन है ये बच्चा, इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो तुम। ये सुनकर वो डरते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि एक औरत की आवाज आता है, अरे ये बच्चा इसका भाई है, मैं इसकी माँ हूँ। ये बोलकर वो उसे बच्चों को उसके गोद से अपने गोद में उठा लेती है और कहती है, सृष्टि घर चल, मैंने मना किया था ना, बाहर मत निकलना। ये सुनकर वो कुछ कहने की कोशिश करती है पर उसकी माँ उसे उंगली दिखाकर चुप करवा देती है और कहती है, वो असल में हम जड़ी बूटी ढूंढने के लिए आए थे जंगल में और ये दोनों ही मेरे बच्चे हैं, ये दोनों खेल रहे थे और खेलते हुए यहाँ पर आ गए हैं। ये सुनकर वो आदमी कहते हैं, ठीक है पर यह जंगल खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे काले तेंदुए रहते हैं, इसलिए जरा बच के रहना, मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। ये सुनकर वह औरत कहते हैं, जी। यह बोलकर सृष्टि का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वहां से लेकर चली जाती है और जंगल से बाहर निकलकर रोड पर आ जाते हैं वो और वह औरत गुस्से में रहती है, मैंने मना किया था ना, तुम दोनों बाहर मत निकलना। ये सुनकर सृष्टि डरते हुए कहती है, पर मम्मी वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप अकेले काम कर रहे हो, मुझे भी कुछ करना है, आप अकेले कब तक संभालोगे, और आपने उसे झूठ क्यों बोला, यह मेरा बेटा है। ये सुनकर उसकी मम्मी गुस्से से रुक जाती है और उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और गुस्से से कहती है, मुझे पता है पर किसी को ये बात बताने की जरूरत नहीं, सब क्या सोचेंगे, उम्र देखो अपनी छोटी सी हो तुम और तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम बाहर निकल पाओ, और तुमने इसे गोद में क्यों लिया था, मना किया था नहीं, इसे गोद में मत लेना, अभी भी तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हुआ है। ये सुनकर वह रोते हुए कहती है, ठीक है मम्मी मैं ऐसा नहीं करूंगी, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप अकेले काम करती हो, मुझे भी काम करना चाहिए, इसलिए मैं काम ढूंढने के लिए निकली थी और गलती से जंगल में पहुंच गई। यह बोलते हुए वह याद करने लगती है कि क्या हुआ था कुछ देर पहले उसके साथ। सृष्टि की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ था, सजा हुआ था, इस वजह से अभी भी उसे काफी प्रॉब्लम होता है और बहुत मुश्किलों से वो जिंदा बची थी, इसलिए उसकी मम्मी उसे कुछ भी काम नहीं करने देती, बाहर भी नहीं जाने देती। 2 साल पहले वो लोग इस बड़े शहर मुंबई में आ गए थे और यहाँ पर ही एक चौल में किराए के घर में रहते हैं। उसकी मम्मी लोगों के घर में काम करती है और अपना और अपनी बेटी का पेट पलती है। ऊपर से एक बार उसकी बेटी के बारे में किसी को पता चल चुका था और उसकी खूबसूरती की वजह से उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश किया था, पर लोग इकट्ठा हो गए थे इसलिए उसकी बेटी बच गए और उसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया और दूसरे घर में आ गए। तब सृष्टि की मम्मी ने फैसला किया था कि उसे बाहर नहीं भेजेगा, चाहे कुछ भी हो जाए सृष्टि घर में ही रहेगी, क्योंकि एक बार वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करवा चुकी है अब और नहीं। पर सृष्टि को अच्छा नहीं लगता है कि उसकी मम्मी ऐसे बाहर काम करती है, उसे बहुत बुरा लगता है, इस वजह से ही उसने फैसला किया था आज वो काम ढूंढने के लिए बाहर जाएगी, पर अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ सकती है, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर निकल पड़ी थी और रास्ते में ही उसे कुछ आदमी लोग मिल गए थे।
सृष्टि चलते हुए जा रही थी अपने बेटे को लेकर आसपास देखते हुए, तभी अचानक एक जिप्सी गाड़ी आकर उसके सामने रुकता है और वो थोड़ी डर जाती है और उस गाड़ी में बैठे एक आदमी कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? ये सुनकर वो डरते हुए कहती है, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। ये सुनकर वो आदमी एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुस्कुराकर कहते हैं, चलो हमारे साथ चलो, हमारे पास बहुत काम है, तुम घर साफ कर लो, खाना बना लोगे? ये सुनकर वो मुस्कुराती और कहती है, हाँ मैं ये सब तो कर लूंगी। ये सुनकर वो आदमी कहता है, तो फिर आ जाओ हमारे साथ। वह भी अच्छी बच्ची की तरह मान जाती है और उनके साथ निकल पड़ती है। पर जिप्सी में बैठकर उसे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि सब उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। उनमें से एक आदमी बच्चों को देखकर पूछता है, ये क्या तुम्हारा भाई है? वो कुछ जवाब नहीं देती, बस सर को नीचे झुका कर रखी है, जिसे देखकर उस आदमी को लगता है कि यह इसका भाई है। और वो आदमी कहता है, तुम्हें अकेले आना चाहिए था, तुम इसे क्यों लेकर आए हो? ये सुनकर वो फिर भी कुछ नहीं कहती। वह आदमी कहता है, कुछ तो बोलो। सृष्टि अब जाकर कुछ बोलती है, हाँ वो घर में यह अकेला रहेगा इसलिए मैं लेकर आ गई। दूसरा आदमी कहता है, अच्छा किया। ये बोलकर वो दूसरे आदमी को देखता है और दूसरा आदमी गाड़ी जंगल की तरफ कर लेता है। देखकर सृष्टि है रानी से कहती है, गाड़ी जंगल की तरफ क्यों लेकर जा रहे हो? अब दूसरा आदमी कहता है, वो इसलिए क्योंकि हमारा घर जंगल की तरफ ही तो है। सृष्टि आप कुछ नहीं कहती। इधर जंगल के बीचों बीच वो आदमी गाड़ी रोक देता है और अगले ही पल एक आदमी सृष्टि को हाथ से बच्चे को ले लेता है और सृष्टि डरते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो आप, मेरा बच्चा? ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, आज इतनी खूबसूरत हसीन माल हाथ में लगा है, हम कैसे इसे छोड़ सकते हैं? ये बोलकर वह आदमी सृष्टि को अपने करीब खींच लेता है और सृष्टि कुछ कर पाती, अचानक उसका सर घूम जाता है और वह बेहोश हो जाती है। और काफी देर बाद उसकी आंखें खुलता है तो वह एक घास के मैदान में लेटी हुई थी। यह रास्ते के पास है और उसका बेटा उसके ऊपर लेटा हुआ था। वह अपने बेटे को अपने गोद में अच्छे से उठा लेती है और आसपास देखते हुए कहती है, वो सब कहाँ गए और क्या हुआ था मुझे? ये बोलते हुए वो उठकर बैठ जाती है और आसपास दिखती है, तभी उसके नाक में खून की खुशबू आता है और वह उसका पीछा करते हुए उसे तरफ जाने लगती है और अगले ही पल उसके मुंह से एक डर से भरा हुआ चिक निकल जाता है, क्योंकि उसके सामने खून से रंगी हुई हड्डियां गिरा हुआ है और खून से रंगे हुए कपड़े भी, और दो लाश ऐसे भी थे जिन्हें बुरी तरीके से खाया गया था। वह अपने चेहरे को ढककर अपने बच्चे को उठा लेती है गोद में और वहां से भागते हुए निकल जाती है। ये सब सोचते हुए सृष्टि अपने मम्मी को देखते हैं और डरते हुए कहती, मम्मी घर चलो ना, घर जाना है मैं और नहीं निकलूंगी, कभी भी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह बोलकर वो अपने सर को नीचे झुका लेती है। उसे ऐसा करता देखकर उसकी मम्मी कहती है, हाँ ठीक है ऐसा ही करना, वैसे तो इतना डरी हुई क्यों है, इतना पसीना पसीना क्यों हो रखी है तू? ये सुनकर वो डरते हुए कहती है, वो असल में मम्मी मैं इसलिए पसीना पसीना हो रही हूँ क्योंकि मैं डर गई थी जंगल में, आपको पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, इस वजह से आप इसे दे दीजिए, इसे शायद भूख लगा है। ये सुनकर उसकी मम्मी कहती है, कोई जरूरत नहीं, घर पहुंचकर ऐसा दूध पिला देना, यहाँ पर नहीं। वो कुछ नहीं कहती और उसके बाद वो लोग अपने घर के सामने आ जाते हैं। ये घर काफी छोटा सा था। वह तीनों इस घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाकर सृष्टि बच्चों को अपने गोद में उठा लेती है और उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उसके बाद एक चारपाई पर बैठ जाती है और फिर थोड़ा पानी पीती है और अपने बेटे को भी थोड़ा पानी पिलाकर उसे फीडिंग करवाने लगती है। पर सृष्टि ने इन सब में ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके बेटे के होठों के किनारे से खून निकलकर नीचे टपक टपक कर गिर रहा था और उसका बेटा उसे खून को लिख कर लेता है। दूसरी तरफ नंदिता अपने बच्चों के साथ गार्डन में बैठी हुई थी और लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। इधर उसके बच्चे खेल रहे थे। खेलते हुए उसका बड़ा वाला बेटा अपने हाथ में पड़े बॉल को ऊपर उछलता है और उसके दूसरे नंबर वाला बेटा पकड़ लेता है उसे और भागते हुए कहता है, अब मैं नहीं दूंगा, ये बॉल में खा जाऊंगा। ये बोलकर वो उसे बॉल में अपना दांत गराने लगता है और उसकी यह हरकत देखकर 4 नंबर वाला बोलता है, ये खाने लायक नहीं है, हम इसे नहीं खा सकते हैं। ये बोलते हुए हो उसके हाथ से बॉल को छीन लेता है और तभी ऐसे छीना छपती में 2 नंबर वाला बेटा जो कि कुछ खा रहा था और खड़ा था, वह दोनों सीधा उसके ऊपर गिर जाते हैं और 4 नंबर वाला भी जानबूझकर उनके ऊपर गिर जाता है। 2 नंबर वाला इतना भारी महसूस करके रोने लगता है गला फाड़कर। यह सुनकर नंदिता जल्दी से लैपटॉप को साइड में रखकर उनके पास आ जाती है और उन्हें अलग करती है और 2 नंबर वाले बच्चों को गले लगाकर कहते हैं, अच्छा आप ठीक तो हो ना, आपको बहुत ज्यादा चोट आया है? ये सुनकर वह अपने हाथ में पड़े खाने को देखा है जो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। उसे अपनी परवाह नहीं है, उसे खाने की परवाह है। वह रोने लगता है कि उसका खाना बर्बाद हो चुका है। तभी वहां पर रेहान आता है और उसके हाथ में एक लाल लॉलीपॉप पकड़ा देता है और कहता है, बच्चा इसे खा लो। वो लॉलीपॉप को देखता है और उसे खाने लगता है और उसे लॉलीपॉप खाता देखकर बाकी के तीनों चिल्लाते हुए कहता है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। उनकी बातें सुनकर वो और भी लॉलीपॉप निकलता है और उन्हें दे देता है। वह काफी बड़ा बड़ा गोल लाल कलर का लॉलीपॉप है। इधर नंदिता रेहान को अजीब तरीके से देखती है और कहते हैं, ये खून की खुशबू क्यों आ रहा है इतना ज्यादा? रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी शाम ढल रहा है, शायद कोई जंगली जानवर किसी जानवर का शिकार कर रहा है, इसलिए इतना ज्यादा खून वाला बदबू आ रहा है। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, कहीं तुमने किसी की जान तो नहीं ले लिया है? देखने में तो भोले भाले सीधे साधे हो और जान लेना तो मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें तो डर लगता है ना खून से? क्या होने वाला है इसके बाद?
क्या नंदिता को पता चल जाएगी रेहान की सच्चाई? क्या होगा जब रेहान नंदिता को अपनी सच्चाई बताया? और क्या राजवीर ढूंढ पाएगा अपने बच्चों को? और कैसे सृष्टि बच गई उन आदमियों से? और क्यों सृष्टि के बेटे के मुंह से खून निकल रहा था? क्या वो खून किसी और का था या उसका? और क्या कभी राजवीर और रेहान सृष्टि को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 22 ब्लैक ईगल माफिया गैंग की क्वीन और राजवीर का बेटा। रात का समय था। नंदिता ईयरफोन लगाकर गाने सुन रही थी। तभी अचानक रेहान आकर उसके कान से ईयरबड्स निकाल लेता है और अपनी आकर्षक आवाज में गाना गाने लगता है। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, X2 मगर आना इस तरह तुम कि यहां से फिर न जाना। ये गाते हुए वो नंदिता को गले लगा लेता है। नंदिता अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है, क्योंकि यह गाना उसकी कमजोरी है। जब भी वह ये गाना सुनती है वो खुद को रोक नहीं पाती और कमजोर पड़ जाती है। उधर रेहान को भी नंदिता की कमजोरी का पता था और उसे अच्छा भी लगता था जब वह नंदिता को परेशान करता था। उसने जानबूझकर उसकी कमजोरी पर हाथ डाला था। कुछ देर बाद नंदिता होश में आती है और रेहान को दूर धक्का देकर कहती है, मुझे बाहर जाना है, एक बिजनेस मीटिंग के लिए। अभी पापा के बिजनेस का काम भी मैं ही देख रही हूँ, और मेरा खुद का बिजनेस भी है, बच्चों को देखना। ये सुनकर रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बच्चों को संभालने में क्या बात है, मैं तो बच्चे भी पैदा कर सकता हूँ। वैसे भी तुमने मेरे लिए इतने बच्चे पैदा किए हैं और अब एक और करने वाली हो, तो एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए एक बेटी पैदा करता हूँ। आजकल के जमाने में सब कुछ मुमकिन है। नंदिता उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और मुंह खोलकर उसे देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी कितना पागल है और अपनी पागलपन में वह क्या क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है। रेहान को हैरान देखकर मुस्कुराता है और कहता है, इसमें हैरान होने की क्या बात है, यही तो सच है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे भी एक बेटी ही तो पैदा करनी है। मैं अपना ऑपरेशन करवा लूंगा और तुम्हारे लिए बेटी पैदा कर दूंगा। नंदिता उसे एक झटके से धक्का देती है और कहती है, पागल आदमी, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, लोगों के सामने ये सब मत कहना। ये सुनकर रेहान गंभीर होकर कहता है, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। ये सुनकर नंदिता गुस्से से कहती है, मुझे लोगों से मतलब है, सबसे मतलब है, लेकिन तुमसे मतलब नहीं है। ये कहकर वह रेहान को दूर धक्का देकर बच्चों के पास चली जाती है। बच्चे बिस्तर पर कंबल में लिपटे हुए कुछ कर रहे थे। नंदिता जाकर कंबल हटाती है और देखती है कि वे लोग फोन में भूतिया कार्टून देख रहे हैं, जिसमें गंजे चुड़ैल की कहानी थी। ये सब देखकर नंदिता बच्चों को डांटते हुए कहती है, ये सब क्या देख रहे हो, रात में डर जाओगे। ये सुनकर रेहान कहता है, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं, मेरे बच्चों को किसी से भी डर नहीं लगता है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये सुनकर चारों बच्चे एक साथ हाथ उठाकर हाँ कहते हैं। उनकी बातें सुनकर नंदिता मुंह बनाकर कहती है, तुम ना बच्चों को बिगाड़ना बंद करो। ये कहते हुए वो गुस्से से बाहर चली जाती है। उसे रेहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कह रहा था कि बच्चे पैदा करेगा। यह नंदिता के लिए बहुत अजीब था और वह नहीं चाहती थी कि उसका पति ऐसा करे। तभी वह चलते हुए अचानक अपने पेट में तेज दर्द महसूस करती है और नीचे बैठ जाती है। वो छटपटाते हुए कहती है, यह क्या हो रहा है, पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इस जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे इतना दर्द दे रहे हो तुम मेरे बच्चे हो और मुझे दर्द दे रहे हो। ये कहते हुए वो चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर रेहान जल्दी से दौड़ते हुए आता है और नंदिता को अपनी बाहों में उठाकर दूसरे कमरे में ले जाता है। वो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है, फिर प्यार से उसके सिर को चूमते हुए और उसके पेट को सहलाते हुए कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होने वाला है, तुम बस आंखें बंद कर लो। ये सुनकर नंदिता अपने पेट को देखकर कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। क्या हुआ है मेरे बच्चे को, मुझे बताओ, वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। ये कहते हुए नंदिता अपने पेट पर हाथ रखती है और उसे जैसे ही पेट पर हाथ रखते हुए दर्द महसूस होता है, वो चिल्लाते हुए कहती है, इतना दर्द हो रहा है मुझे। ये सुनकर रेहान कहता है, दर्द तो होगा ही, तुम अभी आंखें बंद क्यों नहीं करती। ये कहकर वह अपना हाथ नंदिता की आंखों पर रख देता है और उसके पेट को देखने लगता है, जिसमें से रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को देखकर वो गुस्से से कहता है, मुझे सब कुछ पता है, तुम इस दुनिया पर राज करने वाले हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे अलावा कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन अपनी माँ के साथ ऐसा करना बंद करो। क्या तुम्हें पिछली जिंदगी याद है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और अब तुम अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और नंदिता का दर्द गायब हो जाता है। नंदिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, यह क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा बच्चा ठीक है या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर रेहान कहता है, बस 4 महीने और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सिर्फ 4 महीने की बात है। मुझे पता है तुम बहुत मजबूत हो, तुम इसे सहन कर सकोगी।
ये सुनकर नंदिता गुस्से से कहती है, मुझे अपनी दर्द की परवाह नहीं है, मुझे तो अपने बच्चे की परवाह है। मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? वह दर्द में है? रेहान मन ही मन सोचता है, वो दर्द में नहीं है, वो तुम्हें जानबूझकर दर्द दे रहा है क्योंकि उसे तुमसे खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसके मन के अंधेरे का परिणाम है। वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो पूरी तरह से शैतान बन चुका है। अब वो खुद से ही प्यार करेगा, उसे किसी से भी मतलब नहीं होगा। तुम बस उसे जन्म दोगी, यही उसकी योजना है। मुझे डर है कि उसके ऐसा करने से तुम्हारा क्या होगा। ये सब सोचते हुए रेहान नंदिता को देखता है और नंदिता बस रो रही होती है। उधर बाहर चारों बच्चे दरवाजे पर लात मार रहे थे और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटेगा क्योंकि रेहान ने माया का उपयोग किया था ताकि दरवाजा बंद रहे। उसे पता था कि बच्चे अंदर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये दरवाजा आसानी से नहीं टूटेगा। दूसरी तरफ कमरे के अंदर नंदिता बेचैनी से अपने पेट को देख रही थी। उसे अपनी बच्ची की बहुत चिंता हो रही थी। बार बार उसका दर्द उठना ये सामान्य बात नहीं थी। दर्द की वजह से वो अपने उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पा रही थी। जब भी सोचती कि अब वो बदला लेने जाएगी, तभी उसका दर्द शुरू हो जाता। उसने तो सिर्फ एक कातिल को मारा था, अभी भी बाकी सभी कातिलों को सजा देनी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कैसे बदला ले पाएगी? बदला तो उसे लेना ही था। ये सब सोचते हुए नंदिता परेशानी से रेहान को देखने लगी। उसकी चिंता को समझते हुए रेहान उसके सिर को चूमता है और अपना वायलिन हाथ में लेकर गाने लगता है। कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना। X2 मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर ना जाना, कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना। तू नहीं है मगर फिर भी तू साथ है, बात हो कोई भी तेरी ही बात है, तू ही मेरे अंदर है, तू ही मेरे बाहर है, जब से तुझको जाना है मैंने अपना माना है। उसका ये गाना सुनकर नंदिता शांत हो रही थी। ये गाना ही था जो उसे सुकून देता और उसे शांत कर देता था। वो सुकून के साथ रेहान के सीने पर सिर रख देती है और रेहान बहुत प्यार से उसके सिर को चूमता है और कहता है, शांत हो जाओ, इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है हमारे बच्चे को। अगर इतनी जल्दी सब कुछ खत्म होना होता तो हमें मौका ही नहीं मिलता। ये बोलते हुए वो चुप हो जाता है और नंदिता उसकी बातें सुनकर हैरान होकर उसे देखने लगती है। वो बस नंदिता को देखकर मुस्कुराता है, फिर नंदिता के पेट पर हाथ रखता है। नंदिता अपने हाथों से रेहान का हाथ पकड़कर उसके चेहरे को देखने लगती है। कुछ देर बाद चुपचाप बैठे बैठे नंदिता को याद आता है कि कल रेहान का जन्मदिन है। कल के दिन उसे जानलेवा हमला हुआ था और वह भी रेहान की मां ने किया था। ये सब सोचते हुए वो सो रही थी कि अचानक रेहान उसकी कान में अपनी आकर्षक आवाज में कहता है, कल मेरा जन्मदिन है, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितने साल बाद हूँ? ये सुनकर नंदिता बिना किसी भाव के कहती है, 1 साल। उसकी बात सुनकर रेहान हंसते हुए कहता है, तुम कितनी साल की हो? नंदिता कहती है, 24 साल की हूं मैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं 33 का हो जाऊं, तुमसे 9 साल बड़ा हूं। नंदिता हैरानी से रेहान को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रेहान उससे इतना बड़ा है। रेहान को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह इतना बड़ा है। वो तो हमेशा यही सोचती थी कि रेहान उससे सिर्फ 1 या 2 साल बड़ा होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उनके बीच इतना बड़ा फर्क है। अगर रेहान इतने साल का है तो फिर अबीर कितने साल का होगा? क्या वो अब बूढ़ा हो चुका है? ये सब सोते हुए नंदिता रेहान को देख रही थी और रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, अब वो सब सोचना बंद करो, और फिर वो नंदिता के पेट को सहलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इस छोटे से घर में सृष्टि अपनी आंखें बंद करके दीवार से टेक कर बैठी हुई थी और उसकी गोदी में उसका बेटा सो रहा था, जबकि वो उसे फीडिंग कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और उसकी मम्मी खाना लेकर आती है। वो कहती है, उठ जा और खाना खा, मैंने रोटी और आलू की सब्जी बनाई है, चलो खा लो। ये सुनकर सृष्टि उठ जाती है अपनी आंखों को मलते हुए और फिर अपने बेटे को अच्छे से गोदी में सुलाती है। फिर वो हाथ धोकर खाना खाने लगती है। खाना खाते हुए वह अपनी मम्मी को देखती है और कहती है, क्या हुआ मम्मी, आप क्यों नहीं खा रही हो? ये सुनकर उसकी मम्मी कहती है, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। सृष्टि कहती है, मम्मी ऐसा मत बोलो, आप भी खा लो। मम्मी कहती है, नहीं, तू खा ले। सृष्टि जबरदस्ती मम्मी को खिलाते हुए कहती है, नहीं, आप खाए। फिर वो मम्मी को खिलाती है और खुद भी खाती है। इसके बाद सृष्टि बच्चे को सुलाकर किचन में जाती है और देखती है कि खाने में कुछ नहीं बचा, सारा खाना खत्म हो चुका था। इस वजह से उसकी मम्मी ने खाना नहीं खाया था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी मम्मी की हालत बहुत खराब थी। लेकिन वो सोचती है कि कुछ करना ही होगा, ऐसी हालत में नहीं रह सकती। फिर वो फैसला करती है कि वो अब काम करेगी, काम ढूंढेगी। वैसे भी वो 12वीं तक पढ़ी हुई है, उसे उम्मीद है कि कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। ये सब सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेती है और फिर बाहर आती है। वो देखती है कि उसका बेटा अपना हाथ इधर उधर करके उसे ढूंढ रहा है।
वह जाकर उसे गले लगा लेती है और उसके बगल में लेट जाती है, फिर उसे फीडिंग करवाने लगती है। उसकी मम्मी भी आकर उसके बगल में लेट जाती है और तीनों सो जाते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों यही सोच रहे थे कि कल क्या होगा। दूसरी तरफ एक बड़े और आलीशान महल में राजवीर गाल पर हाथ रखकर चांद को देख रहा था। सामने बड़े से किंग साइज बेड पर कुणाल लेटा हुआ था और फोन में गेम खेल रहा था। उसे गुमसुम देखकर कुणाल अब रुका नहीं पाता और कहता है, अब क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो? किसके प्यार में गुम हो चुके हो? ये सुनकर राजवीर कहता है, किसी के भी प्यार में गुम नहीं हुआ हूं। ये कहकर वह गहरी सांस लेता है। कुणाल उसे खोया हुआ देखता है और कहता है, क्या हुआ? बात भी दो, इतना क्या सोचा है? ये सुनकर राजवीर कहता है, कुछ नहीं हुआ है, मैं बाहर जा रहा हूं। और यह कहकर वो बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिता गाड़ी लेकर निकल पड़ी थी। उसके एक हाथ में बड़ा सा चाकू था जिसमें खून लगा हुआ था। उसने इतनी रात में भी गॉगल्स पहन रखे थे और उसके होठों के बीच में एक सिगार था। उसके पीछे और भी कई गाड़ियों का काफिला चल रहा था। तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है और नंदिता गुस्से से कहती है, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? इसका जवाब देते हुए उसका असिस्टेंट कहता है, मैम, गाड़ी के सामने कोई आ चुकी है। एक लड़की है और उसके गोद में बच्चा है। वो लड़की काफी छोटी लग रही है। ये सुनकर नंदिता गाड़ी का दरवाजा लात मारकर खोल देती है और बाहर आ जाती है। वो लड़की के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की जो बच्चे को पकड़े खड़ी थी, नंदिता को देखकर डर जाती है। पहले ही नजर में नंदिता को ये लड़की याद आ जाती है। ये लड़की सृष्टि है। पिछली जिंदगी में बहुत कुछ हुआ था, जब सबको पता चला था कि यह बच्चा राजवीर का है और सृष्टि को राजवीर ने कैसे इस्तेमाल किया था। नंदिता को याद आता है कि वो कभी सृष्टि की मदद नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार वो सृष्टि की मदद करेगी, क्योंकि सृष्टि ही वो लड़की थी जिसने अपनी जान की कीमत पर दूसरों की मदद की थी। सृष्टि को देखकर नंदिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सृष्टि को गले लगा लेती है। वो कहती है, तुम ठीक तो हो? ये सुनकर सृष्टि हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि नंदिता उसे जानती है। नंदिता की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह उसे पहचानती है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि यह कौन है। नंदिता बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। कुछ देर बाद नंदिता उससे अलग हो जाती है और कहती है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ये सुनकर सृष्टि हैरान हो जाती है कि नंदिता को उसकी मम्मी के बारे में कैसे पता, लेकिन तभी नंदिता को याद आता है कि सृष्टि को इसकी जानकारी नहीं है। वो अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है, तुम इतनी रात को अकेले क्या कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। सृष्टि को समझ में नहीं आता कि वह क्या कहे, लेकिन उसे बोलना तो था, इसलिए वह कह देती है, मैं काम ढूंढने आई हूँ। मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, क्या आप मुझे काम दे सकती हैं? ये सुनकर नंदिता मुस्कुराती है क्योंकि पिछली जिंदगी में सृष्टि उसकी छोटी बहन जैसी थी। वो कहती है, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, काम नहीं दे सकती हूँ। ये सुनकर सृष्टि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डरते हुए कहती है, इसका मतलब आप मुझे काम नहीं देंगी? ये सुनकर नंदिता बंदूक दिखाकर कहती है, तुम अपनी मम्मी को बुलाओ, मेरे पास तुम्हारे बारे में सारी जानकारी है और तुम शायद नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैं हूँ ब्लैक ईगल माफिया गैंग की क्वीन। ये सुनकर सृष्टि डर जाती है और कहती है, पर हमने कुछ नहीं किया है, मैं आपके बारे में सुनी हूँ, आप बहुत खतरनाक हो, आप हमें मार डालोगी। ये सुनकर नंदिता दांत पीसते हुए कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को मार डालूंगी। अब अपनी मम्मी को बुलाओ और गाड़ी में बैठो। ये सुनकर सृष्टि डरते हुए जाने लगती है, लेकिन नंदिता उसके बच्चे को छीन लेती है और कहती है, जल्दी से जो कह रही हूँ वही करो। नंदिता की बातें सुनकर सृष्टि और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है, ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा बच्चा? ये सुनकर नंदिता कहती है, अगर तुम अपनी मम्मी को नहीं लाओगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। सृष्टि जल्दी से घर में भाग जाती है अपनी मम्मी को लाने के लिए। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। क्यों नंदिता सृष्टि को अपने साथ लेकर जाना चाहती है? और जब रेहान और राजवीर को सृष्टि के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या नंदिता सृष्टि को मार डालेगी या फिर उसे राजवीर से बचाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 23, तुमने बहुत गलत किया है उसके साथ, और मासूम सी सृष्टि के साथ नंदिता का मुलाकात। रात का समय था, नंदिता बच्चों को पकड़कर खड़ी थी। तभी माँ बेटी बाहर आई और सृष्टि की मम्मी डरते हुए कहने लगी, कौन हो तुम और क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर नंदिता अपनी ठंडी आवाज में बोली, चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना ये गोली तुम्हारे सिर के पास हो जाएगी। इस बार तुम्हारे साथ हो सकता है। ये सुनकर दोनों डरकर गाड़ी में बैठ जाती है और नंदिता बच्चों को अपने पास ही रखती है, उन्हें जाने नहीं देती। बच्चा चुपचाप अपनी उंगली को मुंह में डालकर अपनी मम्मी और नानी को देखता है। नंदिता ने ध्यान से बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और गाड़ी में बैठ गई। उसे बच्चों को संभालने का अच्छा अनुभव था और यह भी उसे पता था कि बच्चा उसकी गोदी में कितना आरामदायक महसूस करेगा।
उसने बच्चे की पीठ पर थपकी देते हुए कहा, सो जाओ बच्चा, और उसकी आवाज अब पहले की कड़क और ठंडी नहीं, बल्कि ममता से भरी हुई थी। उसकी ममता भरी बातें सुनकर बच्चा उसके सीने पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेता है। नंदिता धीरे धीरे उसके सिर को सहलाते हुए गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ती है। कुछ ही देर में गाड़ी एक पैलेस के बाहर आकर रुकती है, जो उसका निजी पैलेस था, और वह नहीं चाहती थी कि कोई इस बारे में जाने। वो गाड़ी से उतरती है, बच्चे को लेकर, और साथ में सृष्टि और उसकी मम्मी भी उतर आती है। सृष्टि डरते हुए कहती है, कृपया मेरे बच्चे को दे दीजिए। ये सुनकर नंदिता उसके पास जाकर बच्चे को उसे दे देती है और कहती है, जो अंदर चलो इन लोगों के साथ। ये कहकर उसने पीछे खड़े आदमी को देखा, जो उसका बटलर था। बटलर ने कहा, मैडम साहिबा, आप बताइए हमें क्या करना है। ये सुनकर नंदिता उसके हाथ में चाबी देती हुई कहती है, इनका अच्छे से ख्याल रखना, और कुछ भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यह मेरी मम्मी जैसी है और यह मेरी बहन जैसी है। वो बहुत ही धीरे बोलती है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, और दोनों माँ बेटी बस उसे देखती रहती है। बटलर फिर दोनों माँ बेटी के पास जाता है, सिर झुकाकर उन्हें नमस्ते करता है और कहता है, मैडम आप अंदर चलिए। उसकी बातें सुनकर सृष्टि की मम्मी को लगता है कि वे गलत जगह नहीं आए हैं और यहाँ उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सोचकर वे दोनों अंदर चली जाती है। बच्चे को लेकर अंदर आने के बाद उन्हें एक बड़े और आलीशान कमरे में ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ नौकरानियां आ जाती है। एक नौकरानी हाथ में फूलों वाला गमला लेकर कहती है, ये गुलाब वाला पानी है, इससे आपके बाल धोए जाएंगे। वो सृष्टि को देखते हुए कहती है, सृष्टि को तो समझ ही नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। इतनी रोशनी, इतना खूबसूरत कैमरा, इतना बड़ा घर, और उसका बेटा भी देख रहा था। इसके बाद उन दोनों को तैयार करने के लिए ले जाया जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों नहाकर तैयार हो जाते हैं। सृष्टि अब बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतने ज्यादा धूल और प्रदूषण में रहने के बावजूद सृष्टि का रंग थोड़ा सा डल हो गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल गुलाब जैसी खिल रही थी। उसने एक खूबसूरत लाल रंग का रेशमी पटियाला सूट पहना था, जिसमें गुलाब के डिजाइन बने हुए थे। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे और उनमें से गुलाब की खुशबू आ रही थी। उसके गाल भी गुलाब जैसे लाल हो गए थे और उसके होंठ भी पूरी तरह से गुलाब जैसे लग रहे थे। उसकी मम्मी उसे देखकर कहती है, तुम पूरी गुलाब जैसी लग रही हो मेरी बच्ची। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा इतना ज्यादा ध्यान क्यों रखा जा रहा है, लेकिन ये हमें अच्छा लग रहा है। सृष्टि अपनी मम्मी की बात सुनकर कहती है, मम्मी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता वो दीदी अच्छी हो और बस हमारी मदद करना चाहती हो। हमारे हालात देखकर ऐसा लगता है कि वह हमें समझती है। और आपको पता है, मैंने सुना था उन्होंने उस अंकल से कहा था कि मैं उनकी बहन हूँ और आप उनकी मम्मी है। ये सुनकर उसकी मम्मी सोते हुए कहती है, हाँ मैंने भी सुना था। उसने बहुत धीरे कहा था, पर हमने सुन लिया। ये बोलते हुए वो आंसू पोंछती है और कहती है, कैसे हमारे हालात थे। तभी बड़े बड़े खाने की ट्रॉलियां लेकर नौकरानियां अंदर आती हैं, जिनमें ढेर सारा खाना था। इतना सारा खाना देखकर सृष्टि खुश हो जाती है, क्योंकि खाना उसकी कमजोरी है। काफी दिनों से उसने पेट भरकर खाना नहीं खाया था, जिसके कारण वो कमजोर हो चुकी थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तभी एक नौकरानी कहती है, मालकिन आप खाना खा लीजिए। ये सुनकर सृष्टि की मम्मी हैरान हो जाती है और कहती है, आपको गलतफहमी हुई है, मैं मालकिन नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि हम लोग यहाँ कैसे आए। ये सुनकर नौकरानी कहती है, बस खाना खा लीजिए। वे कुछ और कहने ही वाली थी कि नौकरानियां चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सृष्टि कहती है, मम्मी जाने दो, हम खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है। ये सुनकर उसकी मम्मी कहती है, पर खाने में कुछ मिलाया तो नहीं होगा। सृष्टि यह बोल ही रही थी कि उसका बेटा उसके गोद से उतरकर खाने के पास चला जाता है और प्लेट से एक गुलाब जामुन उठाकर मुंह में डाल लेता है। उसे खाते देखकर सृष्टि घबराते हुए उसके पास जाती है और उसका हाथ मुंह में डाल देती है, पर तब तक उसने गुलाब जामुन खा लिया था। वह गुलाब जामुन छोटा था, इसलिए उसने आराम से खा लिया। सृष्टि समझ जाती है कि खाने में कुछ नहीं मिलाया गया है और यह सब कुछ दिखावा नहीं है, बल्कि सच्चाई है। उनकी जिंदगी बदल चुकी है। सृष्टि खुशी से उछलते हुए कहती है, मम्मी हमारी जिंदगी बदल चुकी है, हम तो करोड़पति बन गए हैं। ये सुनकर उसकी मम्मी कहती है, उछल मत, ऐसा कुछ नहीं है। शायद कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ रखा गया है, उसके बाद हमें कहीं न कहीं जाना होगा। हम यहाँ कैसे रह सकते हैं। सृष्टि खाना खाते हुए कहती है, पहले खाना खा लो मम्मी, बाद में सोचेंगे, भूख लगी है। ये कहकर वह खाना खाने लगती है। उसे खुश देखकर उसकी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की खुशी चाहिए। जब उसकी बेटी खुश होती है तो वह भी खुश हो जाती है। फिर वे दोनों खाना खाने लगती हैं। तीनों पेट भरकर खाना खाते हैं। खाने के बाद सृष्टि अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, खाना बहुत लाजवाब था। इतने टेस्टी खाने कई साल बाद खाए हैं।
जब हम शेखावत हवेली पर रहते थे तब हम कहते थे कि ऐसे खाने मिलते हैं। अगले ही पल उसकी मम्मी गुस्से से उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, उसका नाम मत लेना। ये सुनकर सृष्टि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने गाल पर हाथ रख लेती है, क्योंकि वही जगह थी जहां से उनकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। वो उसे कैसे भूल सकती थी। उसे रोते हुए देखकर उसकी मम्मी उसे गले लगा लेती है और कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन तू नाम मत लेना मेरे सामने, गुस्सा आ जाता है। अभी सो जा और बच्चे को भी सुला दे, वह नींद में है, देख कैसे अपनी आंखें बंद कर रहा है। ये सुनकर सृष्टि अपने बेटे को गोदी में उठाकर बड़े लाल रेशमी बिस्तर पर लेट जाती है और उसे सुला देती है। फिर वो उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा देती है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। उसने बेटे को बचाने के लिए खुद के ऊपर भी ब्लैंकेट ओढ़ लिया था। वहीं दूसरी ओर राजवीर अपने फोन में एक खूबसूरत लड़की की पुरानी तस्वीर देख रहा था, जो 2 साल पुरानी थी। उस तस्वीर में लड़की मुस्कुरा रही थी। उसे वह पल याद आ रहा था जब वो लड़की उसकी बाहों में थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे। वो लड़की मासूमियत से उसे देखती थी और कहती थी, हम हर रात ऐसा क्यों करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ। उसकी मासूमियत से भरे सवालों को सुनकर एक पल के लिए राजवीर का दिल बैठ जाता है। वो कैसे बताता कि वो अपनी हवस को शांत करने के लिए इस मासूम लड़की का इस्तेमाल कर रहा है। उसे तो ये तक नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है हर रात। लेकिन राजवीर अपनी पागलपन में इतना डूब चुका है कि वो उस मासूम के साथ हर रात वही करता है और उसे धोखा दे रहा है। लेकिन वह अपने दिमाग से इन सब विचारों को झटकते हुए कहता है, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा प्यार और बढ़े। अगर हम ऐसा हर रोज करेंगे तो हमारा प्यार और मजबूत होगा। इसलिए इसे बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। कल भी आना। ये सुनकर वह लड़की कहती है, मुझे भी फोन चाहिए, मुझे भी फोटो लेनी है। राजवीर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके चेहरे को चूम लेता है। फिर थोड़ी देर के लिए उससे दूर हो जाता है और सफेद मखमली ब्लैंकेट से उसे ढक देता है। उसके बाद उसके बालों को ठीक करके उसके गुलाबी गालों को छूता है और फिर एक तस्वीर निकालता है, देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर वो लड़की शर्माते हुए कहती है, मुझे शर्म आ रही है, मेरे होंठ और गाल इतने गुलाबी क्यों लग रहे हैं। राजवीर उसके गाल को चूमते हुए कहता है, तुम्हारे गाल और होंठ गुलाबी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बहुत सारा प्यार किया है, यह मेरी प्यार की रंगत है। ये सुनकर वह शर्माती है और कहती है, सच में राजवीर। राजवीर उसे देखता हुआ जवाब देता है, हाँ सच में। फिर वो उस तस्वीर को चूमता है, उसकी गुलाबी होठों और गालों को देखता है। वो शर्माती है और अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। फिर वो दीवार पर एक मुक्का मारते हुए कहता है, क्यों क्यों मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्यों मैंने तुमसे शादी नहीं की, मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए थी। ये कहकर वो बिस्तर पर बैठ जाता है। उसे इतना गुस्सा होते देखकर कुणाल बोल पड़ता है, अब इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, बताओ क्या हुआ है। राजवीर कहते हुए जवाब देता है, असल में 2 साल पहले मैंने एक गलती की थी। वो एक छोटी सी लड़की थी और मैंने उसके साथ गलत किया। अब नहीं पता वह कैसी होगी, वो बहुत मासूम थी। कुणाल ने उसकी पूरी बात सुनी और बिना कोई भावनाएं दिखाए अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम घटिया हो, बहुत ज्यादा घटिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम एक मासूम लड़की के साथ ऐसा कर सकते हो। और अब 2 साल हो चुके हैं, तुम सोच सकते हो उस 2 साल में उसके साथ क्या हुआ होगा। अब अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, उसे ढूंढो। राजवीर परेशान होकर कहता है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं पर वह मिल ही नहीं रही, जैसे वो दुनिया से गायब हो गई है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही। मुझे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और वह पागल रिहान भी मेरी मदद नहीं कर सकता या मदद करना नहीं चाहता। ये सब कहकर वो अपने सिर पर हाथ रख लेता है। कुणाल उसे देखता हुआ कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, तुम्हें अपनी गलती खुद सुधारनी होगी। वैसे भी तुमने बहुत गलत किया है उसके साथ। ये कहकर कुणाल फोन उठाता है और वहां से बाहर चला जाता है। राजवीर उसे जाते हुए देखता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम। ये सुनकर वो परेशान होकर कहता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हारे जैसा गिरा हुआ तो मैं नहीं हूँ। ये बोलते हुए वह सोचने लगता है कि कुछ दिन पहले उसने क्या किया था। वो खुद भी एक गलती कर चुका है। वो जेनिफर को कैसे भूल सकता है। अभी अभी उसके दिमाग में जेनिफर के बारे में ख्याल आया था। उसने भी तो जेनिफर के साथ जबरदस्ती किया था। वो फोन को बिस्तर पर फेंककर राजवीर के पास जाकर बैठ जाता है। राजवीर उसे ऐसे बैठा देखकर कहता है, अब क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे बैठ गए। ये सुनकर वो गहरी सांस लेकर कहता है, मैं भी एक गलती कर चुका हूँ। और फिर जेनिफर के साथ उसने जो किया था वो सब कुछ राजवीर को बता देता है। उसकी बातें सुनकर राजवीर दांत पीसते हुए कहता है, तुम बड़े बोल रहे थे, तुमने खुद क्या किया है, तुमने भी गलत किया है। ये सुनकर वो परेशान होकर कहता है, अब मैं क्या करूं, मैंने गलती कर दी, अब कुछ नहीं किया जा सकता।
दूसरी तरफ नंदिता घर पहुंचकर अपने बच्चों को देखती है जो रेहान के साथ ब्लैंकेट के नीचे कुछ कर रहे थे। वह जाकर ब्लैंकेट को ऊपर करके देखती है तो वो सब लूडो खेल रहे थे। बच्चों को लूडो खेलते देखकर नंदिता कहती है, यह क्या हो रहा है? काफी रात हो चुकी है और तुम लोग सो नहीं रहे, लूडो खेल रहे हो? ये सुनकर रेहान मुस्कुराकर कहता है, थोड़ा सा ही तो खेल रहे हैं, अब बस एक और राउंड, उसके बाद हम सब सो जाएंगे। बच्चों ने सिर हिलाया और रेहान के साथ रजामंदी जताई। नंदिता ये देखकर कहती है, बिल्कुल नहीं, अब तुम चारों सो जाओगे। और फिर वो जबरदस्ती उनका फोन छीनकर उन्हें सुला देती है। एक एक करके बच्चों को सुलाने के बाद वो रेहान को गुस्से से देखती हुई कहती है, अब तुम भी सो जाओ। रेहान कहता है, इतनी आसानी से कैसे सो सकता हूँ? मुझे तो नींद तब आएगी जब मैं अपनी महबूबा को अपने सुरीली आवाज में उसका मनपसंद गाना सुना दूं। नंदिता चुप रहती है, वो बच्चों को सुला देती है और फिर खुद भी लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके कान में वही गाना सुनाई देने लगता है, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर ना जाना। वो अपनी आंखें खोल देती है और रेहान को देखती है जो अब सो चुका था। वो चुपचाप बैठ जाती है और अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, क्या मुझे कभी मेरा सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा जिसे मैं अपनी पिछली जिंदगी में खो चुकी हूँ? कभी कभी लगता है रेहान ही है वो जिसके तलाश में मैं हूँ, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी हैं कि लगता ही नहीं कि यह वह है। इसके शब्दों में एक नजाकत है, इसके एहसास में एक प्यार है, लेकिन इसके साथ मैं दहशत महसूस करती हूँ। ये सब सोचते हुए वो उठकर बालकनी के पास जाती है और चांद को देखती है जो आज काफी खूबसूरत लग रहा था और आसमान में चमक रहा था। तभी उसे अपनी कमर पर हाथ महसूस होता है। वो उन हाथों पर अपना हाथ रख देती है और पीछे मुड़कर देखती है। थोड़े गुस्से में कहती है, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये सुनकर रेहान उसके गाल को चूमते हुए कहता है, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ सृष्टि सोते हुए भी राजवीर के बारे में ही सोच रही थी। 2 साल पहले राजवीर के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब उसे याद आ रहा था। वो आखिरी रात जब राजवीर उसके साथ बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर उसे इतना दर्द क्यों दे रहा है। लेकिन उसे क्या पता था, वह तो राजवीर की हैवानियत थी जो उसे उस वक्त प्यार जैसी लग रही थी। सोते हुए वो गुस्से से उठकर बालकनी के पास आ जाती है और चांद को देखने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या होने वाला है इसके बाद? क्या नंदिता कभी सृष्टि को राजवीर के सामने नहीं आने देगी? क्या होगा जब राजवीर को पता चलेगा कि सृष्टि नंदिता के पास है? क्या राजवीर फिर से सृष्टि को जबरदस्ती अपने करीब ले आएगा? और क्या रेहान नंदिता का साथ देगा? जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 24। मैं उसका पति हूँ। रात का समय था। रेहान अपनी गाड़ी के सहारे खड़ा था और ब्रिज पर मौजूद था जिसके नीचे एक गहरी और खूबसूरत नदी बह रही थी। आसपास के पेड़ों के पत्ते सूखकर नीचे गिर चुके थे जिससे जगह और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी रेहान का फोन बजा और उसने उसे उठा लिया। फोन पर राजवीर ने कहा, मैं अभी गांव में हूं, पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। सबसे पूछ लिया पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि उसे अस्पताल ले जाया गया था और उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला। ये सुनकर रेहान ने शांत आवाज में कहा, अब मुझे नहीं पता तुम उसे कैसे ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे, बस वो बच्चा चाहिए। तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो बच्चा कितना ज्यादा जरूरी है। रेहान की बातें सुनकर राजवीर घबराते हुए बोला, मुझे पता है कि वो बहुत जरूरी है, पर अब मेरे लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। मुझे उन दोनों को ही ढूंढना है। मैं ऐसे उन्हें छोड़ नहीं सकता। उन्होंने मेरी वजह से बहुत तकलीफ झेली है। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने गहरी सांस ली और फोन काट दिया। रेहान ने फोन को देखा, फिर उसे अपनी जेब में डालकर गाड़ी के बोनट पर रखे अपने वायलिन को उठाया और गाना गाने लगा। कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना X2, मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर ना जाना। दूसरी ओर उस बड़ी हवेली में सृष्टि खड़ी थी और चांद को देख रही थी। तभी उसने अपने पैरों के पास कुछ महसूस किया। उसने नीचे झुककर देखा तो पाया कि उसका बेटा रेंगते हुए उसके पास आ चुका था। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा? ये सुनकर वो अपनी प्यारी आवाज में बोला, मम्मी। ये सुनकर सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए कि उसका बेटा बोलना सीख गया था। उसने पहली बार कुछ कहा था। उसने पूरे चेहरे को चूमते हुए कहा, तूने मुझे मम्मी कहा, फिर से बोल, फिर से। बच्चा फिर से बोला, मम्मी। सृष्टि खुशी से झूम उठी और उसे कसकर गले लगा लिया, मेरा बच्चा। दोनों एक दूसरे से प्यार कर ही रहे थे कि अचानक उसकी माँ गुस्से में आई और बोली, इसे मम्मी मत कहो, दीदी कहो। ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हें पता है इसकी वजह से तुम्हारी शादी करना कितना मुश्किल हो गया है। मैं तुम्हारी शादी करके ही चैन लूंगी और इसे कभी पता नहीं चलने दूंगी कि तुम इसकी मम्मी हो।
वैसे भी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मैं इसे पाल नहीं सकती। मैं इसे पाल लूंगी और तुम्हारी एक अच्छे घर में शादी करवाऊंगी। ये सुनकर सृष्टि ने गुस्से में कहा, माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे प्यार और शादी से भरोसा उठ चुका है। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ और जल्दी ही कोई काम भी ढूंढ लूंगी। वैसे भी इतने अच्छे घर में रहने का मौका मिला है तो शायद कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा हमारे लिए। वे अच्छे इंसान हैं। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, देख, ये अमीर लोग हैं और अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता तेरी खूबसूरती देखकर उनके दिमाग में कुछ गलत ख्याल आए। आजकल कोई किसी का सगा नहीं होता और एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये सुनकर सृष्टि ने चिंतित होकर कहा, लेकिन माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वह दीदी अच्छी है, हमारी मदद कर रही है। आप क्यों इतना सोच रही हो? जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से में बोली, मैंने कहा ना, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजवीर अपनी गाड़ी लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसके हाथ में सृष्टि की एक तस्वीर थी। गाड़ी से उतरकर उसने आसपास देखा, तभी तस्वीर उसके हाथ से छूटकर एक औरत के पैरों के पास जा गिरी। वह औरत तस्वीर उठाकर बोली, अरे, ये तो सृष्टि की तस्वीर है। ये सुनकर राजवीर हैरान रह गया और बोला, क्या मतलब? आप इन्हें जानती हैं? इस पर वो औरत बोली, हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। ये तो मेरे ही घर में किराए पर रहती थी, लेकिन बिना किराया दिए भाग गई। उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए राजवीर ने पूछा, आपको पता है कि वे कहाँ गई? ये सुनकर औरत शक भरी नजरों से बोली, तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? देखने में तो किसी अच्छे खानदान से लगते हो। ये सुनकर राजवीर कुछ सोचता है और कहता है, मैं उसका पति हूँ। वो मेरे बच्चे को लेकर नाराज होकर चली गई है। ये सुनकर वो औरत कहती है, तभी तो सोचो, वो बच्चा किसका है? पर वो लड़की लगभग 6 महीने से यहाँ रह रही है। ये सुनकर राजवीर जल्दी जल्दी कहता है, वो 6 महीने पहले यहाँ आई थी। वह औरत जवाब देती है, हाँ, मुझे नहीं पता वह कहाँ गई, क्योंकि उसने 2 महीने का किराया नहीं दिया और बिना बताए ही चली गई। तो आगे क्या होगा? क्या राजवीर सृष्टि को ढूंढ पाएगा? क्या होगा जब सृष्टि को पता चलेगा कि राजवीर उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है? क्या रेहान सृष्टि के बच्चे को छीन लेगा या फिर सृष्टि अपने बच्चों को लेकर कहीं और भाग जाएगी? क्या नंदिता सृष्टि को बचा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 25, गलत कदम तुम्हारे प्यार को फिर से तुमसे दूर कर दे। नंदिता घर लौटकर अपने कमरे में जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि उसके चारों बच्चे सो रहे हैं। उन सभी के मुंह में निप्पल है और वे बड़ी मुश्किल से सो पाए थे। उन्होंने रेहान को काफी परेशान भी किया था। नंदिता अपने बच्चों के पास जाती है, उन्हें बेहद प्यार से गले लगाती है, एक एक करके उनके सिर पर प्यार से चूमती है। फिर वह अपना हाथ पेट पर रखकर कहती है, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। मैं फिर से तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मी तुमसे बहुत बहुत प्यार करती है। मम्मी तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देगी। ये कहकर वो खुद को भी गले लगाती है और फिर बच्चों को थोड़ा अलग करके उनके बीच में लेट जाती है। तभी उसे लगता है कि वह हवा में है। वह देखती है कि रेहान ने उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में उठा लिया है और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है। उसके चेहरे पर वही पुरानी कातिल मुस्कान है जिससे वो लड़कियों के दिलों को घायल कर देता है। वो गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या फिर से मुझे परेशान करने आ गए हो? रेहान धीमी आवाज में कहता है, बच्चे सो रहे हैं, उन्हें जगाओ मत, परेशान मत करो। ये सुनकर वो गुस्से में कहती है, मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये सुनकर रेहान हंसते हुए कहता है, अब भला मैंने कब तुम्हें परेशान किया है? मैंने तो कभी तुम्हें परेशान नहीं किया है। ये कहकर वो उसके होठों को चूम लेता है और नंदिता अपने होठों पर हाथ रखकर कहती है, यह क्या हरकतें हैं? ऐसा करना बंद करो। रात हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। कल मुझे एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर भी जाना है। मेरे पास तुम्हारी तरह फुर्सत नहीं रहती। ये सुनकर रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो मुझे घर पर ही बैठना चाहिए। वैसे भी मेरी बीवी इतना काम करती है और मुझे और क्या चाहिए। मैं अब घर संभाल लूंगा, बच्चों को संभाल लूंगा। तुम काम संभाल लेना, पैसा कमाकर मेरे हाथ में पकड़ा देना और मैं अच्छे से घर संभाल लूंगा। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए और भी बच्चे पैदा कर सकता हूँ, अपना ऑपरेशन करवाकर। नंदिता उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, ऐसी बकवास करना बंद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो तुम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, नहीं, जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम समझ नहीं रही हो, जाने मन, पर बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कहते हुए वो नंदिता के गाल पर एक चुम्बन देता है और फिर उसे सोफे पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन उसके पेट पर कोई दबाव नहीं डालता। अपनी गहरी आवाज में वह कहता है, तुम्हारे लिए फिर से गाना गाऊं? ये सुनकर नंदिता जल्दी से कहती है, नहीं, रहने दो।
उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था कि अगर यह आदमी उसके लिए फिर से गाना गाने लग जाता तो वो फिर से मदहोश हो जाती और सब कुछ भूलकर बस इस गाने को ही सुनने लग जाती। ये गाना उसे उसके मकसद से भटकाने के लिए काफी था। इसलिए वो साफ इनकार कर देती है और कहती है, अब सो जाओ, परेशान मत करो। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रेहान अपने स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। तभी राजवीर वहां आकर उसके सामने बैठ गया और निराश स्वर में कहने लगा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैंने उसे बहुत जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कल रात एक आंटी से मेरी बात हुई थी। वो कह रही थी कि एक छोटा बच्चा और एक औरत उनके घर में रहती थी, पर अब वो वहां नहीं है। ये सुनकर रेहान अपनी गहरी आवाज में कहता है, तो तुम्हें अभी भी वह नहीं मिली है? तुम्हें उसे अच्छे से ढूंढना चाहिए था, पर तुमने उसे अच्छी तरह नहीं ढूंढा, तो वह तुम्हें कैसे मिलती? तुम्हें पूरी कोशिश से उसे ढूंढना चाहिए, क्या पता वो मिल जाए। हम ऐसी कोशिशें छोड़ नहीं सकते। राजवीर निराश होकर कहता है, हाँ पता है कोशिश छोड़ नहीं सकते, पर मैं थक चुका हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी गलती की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। पहले मुझे उससे माफी मांगनी है, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा और खुशी खुशी उसके साथ रहूंगा। ये सुनकर रेहान तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, यह उतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो। उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तुमने उसे बहुत तकलीफ दी है। पिछले 2 सालों में उस पर क्या बीती है यह वही जानती है। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजा खुलता है और 4 छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए अंदर आते हैं और रेहान से लिपट कर उस पर चढ़ने लगते हैं। उन्हें ऐसा करते देख राजवीर कहता है, अगर मेरे भी बच्चे होते तो वे भी इतने प्यारे होते। ये सुनकर रेहान कहता है, जहां तक मुझे पता है तुम्हारे बच्चे हैं और वो भी प्यारे हैं, बस उन्हें ढूंढ लो, वे मिल जाएंगे। कहते हैं, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। ये तो तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा प्यार है, वह मिल ही जाएगा। बस इस बार कोई गलती मत करना, क्या पता तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारे प्यार को फिर से तुमसे दूर कर दे। ये सुनकर राजवीर डरते हुए कहता है, इस बार नहीं, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बार मैं पूरा ख्याल रखूंगा। क्या होगा इसके बाद? क्या रेहान और राजवीर के बच्चे को ढूंढ पाएंगे? और क्या होगा जब रेहान को पता चलेगा कि सृष्टि नंदिता के पास है? क्या नंदिता के होते हुए राजवीर और रेहान सृष्टि को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए